हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, जब एक चालक से धारा प्रवाहित होती है तब निम्नलिखित में से किसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत विभव, ऑप्शन सी विद्युत प्रतिरोधक, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो चाहिए समझते हैं, ये एक चालक मान लेते हैं जिसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, प्रतिरोध, जिसकी प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है आर। और इस चालक में अगर करंट हम आई फॉलो करवाते हैं, आई से प्रवाहित करते हैं धारा, विद्युत धारा आई, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े होंगे, इसमें हीट जनरेट होता है और वो हीट कितना के बराबर होता है? तो आई स्क्वायर आर टी, ये हमें बताता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि उसमें जूल का उसमें नियम जो है वो ये बताता है फॉर्मूला कि वो हीट जो होता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। आई आपका यहाँ पे करंट है, विद्युत धारा, आर आपका प्रतिरोध है चालक तार का, और टी आपका है कितने टाइम के लिए उस चालक तार से धारा का प्रवाह कर रहे हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं चालक को, यानी कि विद्युत ऊर्जा दिए हैं। तो हम लोग को कौन सी ऊर्जा प्राप्त हो रहा? तो उसमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो वो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मा में परिवर्तन होता है? तो देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा सप्लाई किए, तो बोल सकते हैं यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उसमें ऊर्जा में हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक यानी कि कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? ऑप्शन ए मानव शरीर, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी इबोनाइट, ऑप्शन डी आपका है जल। तो देखिए आपका वायु हो गया और इबोनाइट और ये जल, इन तीनों से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं किया जा सकता है, जबकि ह्यूमन बॉडी है इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कर सकते हैं। यानी कि विद्युत का कंडक्टर कौन होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली यानी कि बीच वाला मिडिल फिंगर जो होगा वो किसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए गति की दिशा, ऑप्शन बी धारा की दिशा, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन डी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग्स बताया था आपका बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम का कहना था कि आप 3 उंगली यानी कि एक अंगूठा और दूसरा आपका मध्य मिडिल फिंगर और तीसरा आपका होगा तर्जनी जिसे कहेंगे, जो अंगूठा और आपका मिडिल फिंगर के बीच होता है। तो अंगूठा, तर्जनी और मिडिल फिंगर, माध्यमा जिसको कहते हैं, इस तीनों को अगर परपेंडिकुलर स्क्रैच करते हैं तो आपका अंगूठा जो होता है वो गति की दिशा को बताता है। अंगूठा जो होगा आपको गति की दिशा को इंगित करेगा, और जबकि तर्जनी जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहेंगे। और जबकि मध्य वाला मिडिल फिंगर जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा को बताता है। मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया है, मध्य उंगली यानी कि मिडिल फिंगर, मध्यमा जिसे कहेंगे, वो किसकी दिशा की ओर इंगित करेगा? तो बोल सकते हैं विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबकीय आघूर्ण वेक्टर एम का एक छड़ चुंबक प्रेरण के एक समान क्षेत्र में वेक्टर बी में इस प्रकार रखा जाता है कि वेक्टर बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। तो इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में थीटा कितना डिग्री होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका है 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक मैग्नेटिक मोमेंट है आपका चुंबकीय आघूर्ण जिसे एम वेक्टर एम कहेंगे, और एक समान विद्युत क्षेत्र है आप मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र आपका है वेक्टर बी। तो इस दोनों के बीच एंगल कितना होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए? तो इक्विलिब्रियम के लिए एंगल बहुत ही न्यूनतम होनी चाहिए, और वो कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री ही बोलेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में दर्शाए परिपथ, ये फिगर आपका दिया हुआ एक सर्किट, उसमें पी क्यू पर विभवांतर कितना होगा सो बताएंगे। ये पी इंड है और ये पॉइंट क्यू है, इस दोनों के बीच कितना विभवांतर होगा
सो बताएंगे। ऑप्शन ए आपका है 1.6 वोल्ट, ऑप्शन बी 2.4 वोल्ट, ऑप्शन सी 3.2 वोल्ट, ऑप्शन डी 4.8 वोल्ट। तो आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक और सर्किट उसके अंदर है। ये इसमें वोल्टेज आपका 2.4 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 50 ओम का। तब यहाँ से करंट कितना आएगा, इससे थ्रू कितना करंट यहाँ से निकलेगा सो निकाल लेते हैं। तो करंट लिख लेंगे I इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज देखिए इसमें दिया हुआ इस बॉक्स में 2.4 और रेसिस्टेंस दिया है 50। ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये है आपका हो जाएगा 24/500 ओम का एम्पियर बोल देंगे। करंट इतना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो क्वेश्चन में पूछा गया 100 ओम रेसिस्टेंस जो यहाँ आपका PQ के बीच है, इसके बीच बताना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V लिखें फिर से तो ये हो जाएगा I इंटू आर। ओम्स लॉ से लिख लेंगे V इक्वल टू I इंटू आर। करंट देखिए कितना सप्लाई हो रहा, तो करंट आपका कैलकुलेट कर लिए हैं 24/500 एम्पियर और रेसिस्टेंस कितना है तो 100 ओम के अक्रॉस करंट वोल्टेज लाना है। तो ये देखिए 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा 24/5। इसको कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट मिलाएंगे तो यह आ जाएगा 4.8 वोल्ट कह देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 30 दिन के महीने में प्रतिदिन 10 घंटे 10 50 वाट के बल्बों को जलाने में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत किलोवाट घंटा में होगी? ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी आपका है 15। यानी कि विद्युत ऊर्जा का मान बताएंगे किलोवाट आवर में, और ये किलोवाट आवर में बताना है। जबकि आपको ये देखिए किलो है यहाँ से, तो 1000 इससे डिवाइड कर लेंगे और बाकी सारा इंफॉर्मेशन जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 30 दिन आपको बल्ब जलाना है और 10 घंटे जलाना है। कितने बल्ब जलाना है तो यहाँ लिखा हुआ है 10, वर्ड में लिखा है ये ध्यान दिखिएगा 10, और कितने वाट का बल्ब है तो 50 वाट का बल्ब है। यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आएगा। 3 0 कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3। तब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 और गुना कितना है तो 50 5, तो ये हो जाएगा आपका 150, यानी कि 150 किलोवाट आवर इतना आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक विद्युतीय मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण इस रूप में होता है। ऑप्शन ए विद्युतीय से प्रकाश में, ऑप्शन बी विद्युत से यांत्रिक में, ऑप्शन सी यांत्रिक से यांत्रिक में, ऑप्शन डी आपका है प्रकाश से विद्युत में। तो चलिए 2 डिवाइस का कम से कम याद रखेंगे, एक विद्युत मोटर और दूसरा जनरेटर। जनरेटर यानी कि डायनेमो। तो विद्युत मोटर क्या करता है तो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जबकि डायनेमो यानी कि जनरेटर वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विद्युत मोटर का, इनके विद्युत मोटर का क्या फंक्शन है तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई कार्य करता है किस रूप में? तो ऑप्शन ए अवतल लेंस का, ऑप्शन बी उत्तल लेंस का, ऑप्शन सी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का। तो दर्पण वाला ऑप्शन तो ऐसा ही कट कर देंगे क्योंकि ह्यूमन आईज में दर्पण यानी कि मिरर नहीं होता है, वो लेंस होता है। तो आपको फिगर याद आ रहा होगा, हम लोग फिगर इस तरीके से बनाते थे आपका ह्यूमन आई का, यानी कि ये वाला लेंस आपका है, ये लेंस है ह्यूमन आई का, और ये कौन सा लेंस है तो ये इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। ये आपका है उत्तल कॉन्वेक्स लेंस है। तो ह्यूमन आई जो है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है तो बोलेंगे उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 पतले लेंसों की फोकस लंबाइयां f1 और f2 है तथा उसका डिस्पर्सिव कैपेसिटी जो होगा क्षमता वो ω1 एंड ω2 है। यदि दोनों पतले लेंसों के बीच की दूरी d है तो उसका एक्रोमेटिक होने की दशा में कौन सी कंडीशन से सही हैं सो बताएंगे। यानी कि 2 पतले लेंस है, एक आपका लेंस इसकी फोकस लंबाई है f1 और एक और पतली लेंस है, इसकी फोकस लेंथ कितना है f2, और ये दोनों के बीच गैप कितना है डिस्टेंस का तो स्मॉल d का। तब क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है अवर्णक, यानी कि जिसे एक्रोमेटिक बोलते हैं। एक्रोमेटिक वाला सिचुएशन में ये d का वैल्यू कितना होगा तो वो d का वैल्यू होता है आपका ω1 f1 प्लस ω2 f2 अपॉन ω1 प्लस
ओमेगा 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्येक प्रतिरोध R वाले 3 प्रतिरोधक चित्र अनुसार जोड़े जाते हैं। फिगर में आप देख पा रहे होंगे, एक प्रतिरोध आपका ये है R, दूसरी प्रतिरोध ये भी R और तीसरी प्रतिरोध ये भी R। तीनों प्रतिरोध क्या है, बराबर, और वो कितने के बराबर हैं, तो R के बराबर। तीनों को इस फिगर के अकॉर्डिंग जोड़ा गया है। तो बोला जा रहा है आपसे बिंदुओं P एवं Q के बीच इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि एक पॉइंट ये पे P है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे Q, इस दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R PQ के क्रॉस बताना है। ये देखिए, ये तीनों रेसिस्टेंस जो है एक ही तार से कनेक्टेड है। ये वाला पोर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, ये भी आपका पोर्शन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों रेसिस्टेंस एक ही वायर से कनेक्टेड हैं। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज में हम लोग जानते हैं, एक R1 प्लस R2 प्लस R3। क्योंकि ये तीनों रेसिस्टेंस इक्वल है R का, तो R प्लस R लिख लेंगे और ये ऐड करके आ जाएगा आपका 3R। यही हो जाएगा PQ के बीच का रेसिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, एक चित्र आपका दर्शाया गया है जिसमें चिन्ह आपका ये है, ये आपका सर्किट एलिमेंट है किसी का, उसी का डायग्राम है। तो इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन ए आपका है रियोस्टेट, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी आपका है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हम लोग जानते हैं सर्किट में एमीटर को इस तरीके से लिखते हैं, सर्किल के अंदर कैपिटल ए और एक प्लस इंड और दूसरा माइनस इंड। वोल्ट मीटर को इसी तरीके से भी लिखते हैं, सर्किल के अंदर कैपिटल वी और एक इंड प्लस कर देते हैं और दूसरी इंड माइनस कर देते हैं। अब रहा बल्ब, तो बल्ब को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट वाले डायग्राम में। तो अब ये आपका ये जो दिया हुआ है, रेसिस्टेंस के बारे में भी जान लेते हैं। रेसिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ ये वाले सिंबल से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको उस रेसिस्टेंस के ऊपर एक एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है, जिसे हम लोग रियोस्टेट भी कहते हैं। ये आपका है रियोस्टेट कहलाता है। तो ऑप्शन ए देखिए आपका लिखा हुआ है रियोस्टेट, ये रियोस्टेट का ही सिंबल है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का वेग आपका 2.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड एवं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करते हैं, तब इनके बीच क्रिटिकल एंगल कितना होगा, सो फाइंड करना है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है चार्ट हो। तो हम लोग सबसे पहले क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण बताने से पहले इसका अपवर्तनांक निकाल लेंगे, और दो मीडियम है तो 1 2 लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे आपका। और अपवर्तनांक हम लोग जानते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल जो कि पहला दिया आपका 2.5 × 10⁸ और दूसरा हो जाता है आपका वैक्यूम में प्रकाश का चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे C लिख रहे हैं। और दूसरी माध्यम का लिखेंगे तो दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल आपका बताया जा रहा 2 × 10⁸ और निर्वात में प्रकाश की चाल C। यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों कटेगा। और ये देखिए तब आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। 10⁸ कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 दिया जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 4, यानी कि म्यू इक्वल टू मिला हम लोग को 5/4। क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। म्यू का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 5/4, तो साइन इनवर्स 1/5/4। तो इसको सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। यही हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर वाले एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर एक मोमबत्ती रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, यानी कि यह देखिए अवतल दर्पण की बात कर रहा, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होता है और उसके सामने एक मोमबत्ती रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये भी डिस्टेंस नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि ये मिरर के सामने है। तो प्रतिबिंब की दूरी बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 1/v + 1/u = 1/f।
तो 1/v, u आपका है -10, तो ये हो जाएगा -1/10 इक्वल टू 1/f है आपका 50, तो ये हो जाएगा -1/50। तो यहाँ से 1/v बराबर लिख लेंगे, 1/10 देखिए इस बार प्लस में आ जाएगा और -1/50। इसी को आगे लिखते हैं 1/v इक्वल टू, एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 5 - 1, तो यानी कि 4/50। इसको भी कैंसिल आउट करेंगे 2 और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 2/25, 1/v बराबर मिला 2/25। इसी को उल्टा कर देंगे तो v इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पे 25/2, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर प्लस में आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में हम लोग सन में कौन सी गैस यूज होता है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं सन यानी कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है, जिसमें 2 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम बनाता है, तब और साथ ही साथ बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी यानी कि रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होता है। तो बोल सकते हैं कि सूर्य में ऊर्जा को देने के लिए कौन सी ईंधन की जरूरत पड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का, जो कि हीलियम में परिवर्तित होता है और साथ ही साथ अधिक मात्रा में ऊर्जा भी देती है। तो हाइड्रोजन हो जाएगा सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु बम यानी कि एटम बम निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंसिपल पर आधारित है। ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी संलयन, ऑप्शन सी आयनीकरण, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो एटम बम जो है आपका ये आधारित तो होता है न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन पे यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे, लेकिन वो होता है अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, अनकंट्रोल्ड वाला। तो और एक क्वेश्चन एक भी और यहाँ से पूछा जाता है, एक होता है आपको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर है। परमाणु रिएक्टर भी एक आपका यंत्र है। ये परमाणु रिएक्टर क्या करता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ये भी नाभिकीय विखंडन पे ही होगा, लेकिन ये नियंत्रित होगा, कंट्रोलेबल होगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कह देंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि परमाणु बम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो परमाणु बम आपका विखंडन पे तो है, लेकिन अगर पूछ देगा क्लियरली कि कौन सी विखंडन पे, तो बोल देंगे अनियंत्रित विखंडन। और एक और है आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित, जो कि नियंत्रित होता है, कौन सी, तो वो परमाणु रिएक्टर कहेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, आपका परमाणु बम के बारे में पूछा गया तो विखंडन ही टिक करेंगे, ऑप्शन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया ऑप्शन में, तो आंसर ए हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।